परीक्षा 2024 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 20 तारीख के आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा के सारा क्वेश्चन है जो आप जरूर देखकर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 40 को क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संवाहक ऊतक है? आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C, D। इसमें से कोई एक सही उत्तर को चुनना है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें संवाहक ऊतक जो है वह फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें जो फ्लोएम है वह पौधा में क्या करता है, खाना को ले जाने का काम करता है, खाना पहुंचाने का काम करता है, जबकि जाइलम जो है वह जल पहुंचाने का काम करता है। तो अगर आपको 2 नंबर में भी आ जाए जाइलम और फ्लोएम का कार्य लिखें या अंतर लिखें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जाइलम का जो काम है वह जल पहुंचाने का है और फ्लोएम का काम खाना पहुंचाने का है। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा। तो देखते चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो प्रोटोजोआ है वह विसरण विधि द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। तो इसका ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो पढ़ लिए हैं वह अपना रिवीजन कर लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वह देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अग्नाशय, बी है अंडाशय और सी में एड्रीनल और डी में है यकृत। तो सबको पता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही, जिसको हम लोग लीवर भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा और सब लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। 4 कहता है कि शरीर को संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम और सेरिब्रम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो जो सेरिब्रम है वही शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी राइट है और याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5। कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो जो किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होता है उसका कारण क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह भी एक हार्मोन है और एस्ट्रोजन भी हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो सबको याद है कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 7। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है, ऊतक, कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यानी कि जीन शब्द जो है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जोहानसन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% छप जाएंगे। तैलीय कागज होता है। देखिए एक कागज जो होता है वह कैसा होता है? जब उसको हम तेल में डाल देंगे तो तेल में डालने के बाद आप लोग देखते होंगे कि उसके आर पार दिखने लगता है, यानी कि वह पारभाषक होता है। क्लीन नहीं दिखता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तो उसको हम पारभाषक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की इकाई क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है और मात्रा विहीन होता है। तो सबको पता है कि आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हम मीटर में लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई मीटर में लेते हैं तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हाँ, आवर्धन का फॉर्मूला यह होता है v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि 2 नंबर में आए तो लिख कर भी आना है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। 2 नंबर का भी तैयारी यहाँ से हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न या विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, भाई निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वायु में होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है वह निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा पूछ लेता है कि वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो अधिक हो जाता। या अपना माइंड लगाकर
इसका आंसर देना है। देखिए लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस तो लेंस में दो फोकस होते हैं। मान के चलिए हम एक उत्तल लेंस बना देते हैं, तो एक इधर फोकस होता है, एक इधर फोकस होता है, तो फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो यहाँ पर सबको पता है कि चांदी जो है वह विद्युत का अच्छा चालक है। यहाँ पर ग्रेफाइट दिया नहीं है। चलिए शुष्क सेल में ऋण एनोड का काम कौन करता है। जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋण एनोड का काम कार्बन ही करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शुष्क सेल में ऋण एनोड का काम कार्बन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। 1 जूल का मान होता है तो 4.18 कैलोरी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है, काफ़ी भी है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर दीजिए। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। CaOH के हॉल्ट वाइज इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के हॉल्ट वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं। भस्म का मतलब होता है क्षार, क्षार होता है, क्षार जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस भी बोलते हैं। तो इसमें से क्षार कौन नहीं है, तो देख सकते हैं नमक जो है वह क्षार नहीं है। बाकी सब के सब भस्म है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, यह सारा के सारा क्या है, भस्म में आता है, लेकिन NaCl भस्म नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड जो है वह जस्ता का अयस्क है। इसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 सिलिकन एक है। सिलिकन क्या है भाई, सिलिकन एक उप धातु है, या धातु भी नहीं है ना अधातु है, या उप धातु है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है। देख सकते हैं नहीं रहता है। रहने वाला कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। नहीं कौन रहता है भाई, तो नाइट्रोजन नहीं रहता है। जैसे C2H5OH एक हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन भी दिखेगा और कार्बन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं दिखेगा। तो नाइट्रोजन उपस्थित अल्कोहल में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो एस्टिक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम एस्टिक अम्ल होता है। फार्मूला CH3COOH होता है। तो याद रखिएगा, फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 कह रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। क्या स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है भाई, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे जो खुद से खाना बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। यह डिफिनेशन भी पूछा जाता है परिभाषा भी, स्वपोषी या स्वपोषण किसे कहते हैं। तो जो खुद अपना भोजन के लिए स्वयं पे ही डिपेंडेंट रहते हैं उसी को स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। चलिए, तो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए। इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 अभी तक आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम मोटिवेट है और इससे और अच्छे वीडियो को हम लाएं, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प हो सके। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप मतलब पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो देखिए एथिलीन भी है, साइटोसिन भी है और ऑक्सिन भी है। पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है वह पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन जो होता है वह पुंकेसर होता है और स्त्री वर्तिकाग्र होता है। तो यह स्त्री होता है, स्त्री वाला होता है स्त्री, और यह नर होता है। तो याद रखिएगा, नर पुंकेसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। तो द्विखंडन पूछा जा सकता है कि द्विखंडन किसे कहते हैं। तो जब कोई एक कोशिकीय जीव टूटकर दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं और उससे नए जीव का निर्माण होता है, तो उसी को द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन द्वारा अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है और यूग्लिना में होता है। लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। तो याद रखिएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विखंडन का डिफिनेशन भी याद कर लेना है, क्योंकि पूछता है। द्विखंडन और बहुखंडन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है। बहुखंडन जब कोई कोशिकीय जीव टूटकर एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में विभाजित हो जाते हैं तो उसको बहुखंडन कहते हैं। याद रखना है।
और लिख भी देना आएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा, यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सब लोग को याद भी होगा, रिवीजन करना है। निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता था, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं भाई, तो यह उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि यह केवल और केवल उत्पादन करते हैं, खाने वाने का काम नहीं करते, तो उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होता है, तो सबको याद है 23 जोड़ा बिल्कुल ही सही होगा। जिसमें स्त्री और नर में 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वह समान होता है, एक जोड़ा डिफरेंट होता है। तो यह भी लिख, अगर क्वेश्चन में आए तो लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जिसका ऊंचाई 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक लगभग होता है। तो याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस किरण की विचलन अधिक होती है, जो विचलित हो जाता है, तो देख विचलन जो होता है सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य तो लाल का होता है। तो तरंगदैर्घ्य और विचलन से एक जरूरी है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल का होता है, और विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन से आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन बताते चल रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, ताकि आपको मोस्ट सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका वीडियो आपको मिलेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने। देखिए अवतल दर्पण, यहाँ एक अवतल दर्पण हम बना देते हैं, इसमें यह प्रधान अक्ष है, यहाँ फोकस अगर हम बना देते हैं, यहाँ केंद्र बना देते हैं। अब कहाँ हम रखें, तो केंद्र पर ही अगर कोई वस्तु को हम रखेंगे तो उससे जो क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह सेम टू सेम यह इसके सामने ही बनना चाहिए। देखिए इससे हाथ से अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है। तो केंद्र पर ही वस्तु को जब हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो केंद्र पर रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और शायद ऐसा दे भी दे कि जब वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब खींचे, तो इस तरह से खींच देना है। आप पेंसिल से अच्छा से खींचिएगा ताकि परफेक्ट खींचाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो भाई प्रकाश का जो अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, उसी कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38। कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थित्व क्या है। दृष्टि अस्थायित्व का मतलब होता है, समझ में आ रहा है, कि जैसे ही मान के चलिए कि हम प्रकाश में हैं और प्रकाश अचानक से चल गया तो कोई वस्तु कितना देर तक दिखेगा, उसी को दृष्टि अस्थायित्व कहते हैं। और यह जो होता है 1/16 सेकेंड। अगर लाइट चली भी गई, अंधेरा हो गया, तो आपको वह जो वस्तु देख रहे हैं तो वह 1/16 सेकेंड तक दिखता ही रहेगा, उसके बाद वह धीरे धीरे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण में दो ही को प्रतिबिंब बनता है, दोनों के दोनों काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता है। यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो 2 बनते हैं, और दोनों के दोनों काल्पनिक बनते हैं, सीधा बनते हैं, वस्तु से छोटा बनते हैं। तो देख लें यहाँ पर कहाँ है, सीधा और अवर्धित। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। अवतल लेंस आवर्धन m बराबर होता है। पीछे ही हम इसका आंसर बता चुके थे फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ गया था। v/u इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आवर्धन का परिभाषा जरूर इस बार पूछा जाएगा, तो लिख देना है
कि वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर, इसे m से सूचित किया जाता है, m बराबर v/u होता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर परफेक्ट मिल जाएंगे। अब इसमें 80 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 40 क्वेश्चन ही करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है 40 क्वेश्चन का और जल्द ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डाला जाएगा। तो आप लोग थोड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।